जर्मन बड़ी तोपों से केबिन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पॉप्स अपने दोस्त कोना से सब कुछ माफ करने के लिए कहता है और उसके लिए छिप जाता है। लेफ्टिनेंट सिपाही फिल्म की शुरुआत में नाजी फौजी 2 कैदियों को एक गाड़ी से निकालते हैं। एक आदमी के सर पर बोरा होता है, जिसे हटाने पर पता चलता है कि वो हिटलर जैसा दिखने वाला एक रूसी है। वो सार्जेंट से कहता है कि वे सिर्फ कलाकार हैं जो जख्मी सिपाहियों के लिए परफॉर्म करते हैं, और साथ वाली औरत उसकी बीवी है। वह दावा करता है कि उसे ठीक से जर्मन बोलना भी नहीं आता और वह अपने एक सिपाही को शौकिया तर्जुमान के तौर पर इस्तेमाल करता है। सार्जेंट हुक्म देता है कि या तो वे उसे कुछ थिएटर दिखाए, वरना वह उनके पैर में गोली मार देगा और औरत को मार डालेगा। आदमी अपनी बीवी से बात करने के लिए 1 मिनट मांगता है। वह ज्यादा मायूस है, लेकिन आदमी इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। शायद वे उन्हें छोड़ दें। वह सिपाहियों के लिए परफॉर्म करना शुरू करता है, जो उसकी बात नहीं समझते और सोचते हैं कि वो पागल की तरह बड़बड़ा रहा है। सार्जेंट को ये मजाक नहीं लगता और वो कहता है कि उसके पास एक बेहतर आइडिया है। वह अपने सिपाहियों को उन पर हथियार तानने को कहता है और गोली चलाने का हुक्म देता है। जोड़ा अपनी आखिरी दुआएं मांगता है। तभी सार्जेंट के सीने में गोली लगती है और उसके बाद उसके बाकी सिपाही भी मारे जाते हैं। आखिरी सिपाही गाड़ी के नीचे छिपकर जोड़े पर निशाना साधता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें मार पाए उसे गोली लग जाती है। ये सब देखकर पति पत्नी शुक्रगुजार होते हैं। वह आदमी जिसने उनकी जान बचाई पेड़ों से निकलता है, लेकिन बात करने के बजाय मरे हुए सिपाहियों से चीजें चुराने लगता है। पति उससे पूछता है कि वह कौन है और बाकी लोग कहाँ है। नकाबपोश सिपाही कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। सीन 1941 में बदलता है, जब नाजी जर्मनी की फौज ने सोवियत फौज के डिफेंस को तोड़ दिया था और उनकी 4 आर्मी को घेर लिया था। बचे हुए लोग छोटे छोटे ग्रुपों में या अकेले रूसी गढ़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। रूसी सिपाहियों के एक ग्रुप को एक जख्मी आदमी मिलता है। वह दावा करता है कि वह उनका दोस्त है। वे उसकी तलाशी लेते हैं और इंचार्ज आदमी उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह रूसी दिखता है। लेफ्टिनेंट को ये पसंद नहीं आता और वह दावा करता है कि वह भगोड़ा है। वे सब आगे बढ़ते हैं और पहले वाले सार्जेंट की लाश के पास से गुजरते हैं। रात में वे आग जलाते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि बर्फ से निकलने में उन्हें कितना वक्त लगेगा। उनमें से एक कहता है कि वे अगले दिन रात के खाने तक अपने दोस्त के यहाँ पहुंच जाएंगे। किया, जख्मी आदमी जिसे रूसी उठा रहे हैं, दूसरों को एक किरदार की कहानी सुनाता है और ये नतीजा निकालता है कि रूसी तब तक उंगली नहीं उठाते जब तक उन्हें कोई तकलीफ न दे। वो अचानक जवाब देना बंद कर देता है और मर जाता है। सीन बदलता है और नाजी सिपाही एक ऐसी जगह की जांच कर रहे हैं जहां एक अकेले स्नाइपर, जिसे रेड घोस्ट कहा जाता है, ने अनगिनत जर्मन सिपाहियों को मार डाला था। सिपाहियों द्वारा ब्राउन नाम के एक कमांडर को स्नाइपर को खत्म करने का काम सौंपा जाता है। रूसी एक वीरान शहर में घुसपैठ करते हैं। उनमें से 2 उस दोस्त के घर में दाखिल होते हैं जहां वे जा रहे थे। उन्हें मेज पर खाना और वोडका मिलती है, जिसे उनमें से एक लगभग पी लेता है। उसका दोस्त उसे रोकता है और दोनों कुश्ती करने लगते हैं। तभी पॉप्स, जो उन्हें वहां ले गया था, बताता है कि सब कुछ जहरीला है। वह औरत जो उनके साथ थी घर में दाखिल होती है और उनमें से एक को अपने लिए साफ कपड़े ढूंढने के लिए कहती है। उसे ये जानकर सदमा लगता है कि वो असल में प्रेग्नेंट है। बाकी लोग किया की लाश को आराम देते हैं। कमांडर ब्राउन अपने साथी सिपाही क्लीन के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हें रूसियों और उन सभी चीजों के बारे में बता रहा है जो उसने उनके बारे में देखी थी। घर के अंदर लेफ्टिनेंट दूसरों को मेज पर रखी चीजों को न छूने का हुक्म देता है। वह वेरा, प्रेग्नेंट औरत और सार्जेंट को वही रुकने का हुक्म देता है, जबकि वह और कुछ दूसरे शायद काम की चीजें ढूंढने जाते हैं। इस बीच कमांडर की आर्मी उस घर में दाखिल होती है जहां रूसी छिपे हुए हैं। क्लीन उस खाने को दिखाता है जिसे उसने रखा था और जिससे काफी वक्त से रूसी मर रहे हैं। लेफ्टिनेंट और दूसरे सिपाहियों के पास सार्जेंट आता है और उन्हें बताता है कि जर्मन अंदर वेरा के साथ है। वह नेचर कॉल के लिए बाहर गया था और जब उसने देखा तो दूसरों के पास आया। हालांकि वो तादाद में कम थे, हुक्म न मानने पर वो फिर भी गिर जाते हैं। पॉप्स लेफ्टिनेंट से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह गुस्से में चला जाता है। कंपाउंड के अंदर जर्मन सिपाहियों को एक सुअर मिलता है और वे उसके साथ नाचने और तस्वीरें लेने लगते हैं, इससे पहले कि कमांडर उसे गोली मार दे। वह उनसे कहता है कि खाने के साथ खेलना बदतमीजी है। अंदर वेरा उस संदूक से झांकती है जिसमें वह छुपी हुई है, जबकि क्लीन ब्राउन को बताता है कि सिपाही कैसे थक जाते हैं और उन्हें कभी कभार मजा करना चाहिए। लेकिन कमांडर ब्राउन उसे बताता है कि सिर्फ अफसरों को ही इसका हक है।
रूसी गिनती करते हैं कि वे कितने जर्मन सिपाहियों का सामना कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट पॉप्स को हिदायत देता है कि वह फार्म पर नजर रखे और अगर उन्हें कोई हरकत दिखे तो रिपोर्ट करे, कहीं वे चले न जाए। वे सुबह होने पर अंदर दाखिल होने के लिए राजी होते हैं, अगर वेरा तब तक जिंदा रही। अंदर वेरा 2 अफसरों को रेड घोस्ट के बारे में बात करते हुए सुनती है। ब्रॉन संदूक पर बैठ जाता है और वेरा की एक आह निकलती है, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देती। पॉप्स अपने नए साथी को रेड घोस्ट के किस्से के बारे में बताता है। वह उसे बताता है कि वह उन जर्मनों पर हमला करता है जो लापरवाह हो जाते हैं या अपने ग्रुप से भटक जाते हैं और फिर हवा में गायब हो जाते हैं। वह अफसरों के बैज उतार लेता है ताकि दूसरों को पता चल जाए कि वह है और उनके दिमाग से खेले। वह बेवकूफ सिर्फ यही कहता है कि स्नाइपर ने इतने सारे आदमियों को कैसे मार डाला। अंदर एक सिपाही देखता है कि संदूक के अंदर कुछ हिल रहा है और उसकी तरफ बढ़ता है। वह वेरा को अंदर देखता है और ध्यान देता है कि किसी और ने उसे नहीं देखा। वह हिचकिचाते हुए संदूक को वापस बंद कर देता है और लगभग बाहर निकल जाता है, लेकिन कमांडर और क्लीन उसे रोक लेते हैं। वे संदूक की जांच करते हैं और वेरा को पाते हैं। बाहर के सिपाही उसकी चीख सुनते हैं और कुछ संगीत बजाना शुरू कर देते हैं। रूसी वेरा को घर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसका चेहरा जख्मी है। पॉप कहता है कि अगर वे चुप रहें तो वे उन सबको मार सकते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट पहले ही हार मान चुका है। ये सुनकर कि वे उसे छोड़ने वाले हैं, वह बेवकूफ जल्दबाजी में उन्हें छोड़ देता है और सार्जेंट उसका पीछा करता है। दूसरे उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक सिपाही कैप्टन क्लीन से पूछता है कि क्या उसे लटकाना जरूरी है क्योंकि वह जाहिर तौर पर प्रेग्नेंट है। क्लीन राजी होता है और दावा करता है कि एक गोली काफी होगी। तभी वेरा उसे ये कहकर ध्यान भटकाती है कि वह तकलीफ झेलेगा और मरेगा। इस बीच वह बेवकूफ और सार्जेंट फार्म की रखवाली कर रहे सिपाहियों पर हमला करते हैं। वे उनमें से ज्यादातर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि खुदा का अजाब क्लीन को ट्रिगर खींचने से रोकता है। वह अपनी बंदूक उस सिपाही को दे देता है जिसने उसे मारा था और कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट है। सिपाही की आंख से आंसू निकल आता है जब वह गर्भवती औरत पर बंदूक तानता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाए, उसे दूर से गोली मार दी जाती है। रूसी हैरान होते हैं कि गोली किसने चलाई और उन्हें पता चलता है कि वह रेड घोस्ट है जो कंपाउंड में बाकी जर्मनों को मार डालता है। ब्राउन, जो हमले के वक्त गुस्से में उबल रहा था, गोलीबारी के बीच नंगा बाहर भागता है। वह सुरक्षित रूप से अंदर वापस आ जाता है। वह बेवकूफ वेरा को ढूंढता है और सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है। वह उसके साथ छिप जाता है। रेड घोस्ट उस खलिहान में दाखिल होता है जिसमें क्लीन छिपा हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर गर्म पानी पड़ जाता है। क्लीन भागता है और एक संदूक पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा टकराता है और वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। कंपाउंड शांत हो जाता है। एक सिपाही ब्राउन से बात करता है और उसे बताता है कि ये सब रेड घोस्ट की वजह से है। ब्राउन एक राइफल मांगता है और सिपाही उसे फेंक देता है। क्लीन जिंदा निकलता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है। जर्मन आगे क्या करना है इस पर बात करना शुरू करते हैं और उनमें से एक जिक्र करता है कि उनके पास एक ट्रक है। कमांडर ब्रॉन उन्हें उस टीम हाउस पर गोली चलाने का हुक्म देता है जिसमें वह था, ताकि स्नाइपर का ध्यान भटकाया जा सके। जब वे शुरू करने वाले होते हैं तो वह बेवकूफ अपनी छुपी हुई जगह से निकलता है और उस सिपाही पर हमला करता है जिसने ब्रॉन को राइफल दी थी। दोनों के बीच हाथापाई होती है, इससे पहले कि वह बेवकूफ जर्मन सिपाही को बाहर धकेल दे, जहां रूसी हर तरफ से उस पर गोलियां बरसाते हैं। दूसरा सिपाही 2 बम फेंकता है और हालांकि तादाद में कम थे, फिर भी वो ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंचते ही उसे गोली लग जाती है। अब अकेला होने पर ब्रॉन्ज पहनने के लिए कपड़े ढूंढता है। पता चलता है कि क्लीन असल में अभी भी जिंदा है और जब रूसी कंपाउंड में दाखिल होते हैं तो उन्हें झांक रहा होता है। वे केबिन का दरवाजा खोलते हैं तो रेड घोस्ट को पाते हैं, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर जाए। सीन बदलता है और रूसी अंदर खाना खा रहे हैं। रेड घोस्ट आराम कर रहा है। वेरा उनसे कहती है कि जब वे गए थे तो उसे पता था कि कुछ गड़बड़ होगी, जिससे वह बेवकूफ सहमत होता है। सार्जेंट अपने दोस्त को एक रोटी देने के लिए बाहर जाता है। वेरा को दर्द शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो जल्द ही बच्चे को जन्म देगी। क्लीन सुनता है जब सार्जेंट कहता है कि उनका ग्रुप बढ़ रहा है और उनके पास एक नया मेंबर है। दूर से नाजी फौज कमांडर ब्राउन को औरत के कपड़े पहने हुए पाती है। पॉप्स वेरा को बच्चे के जन्म में मदद करता है, जबकि वह बेवकूफ उसे हौसला देता है। सार्जेंट और लेफ्टिनेंट रेड घोस्ट के सामान की तलाशी लेते हैं, जिससे उसकी बचपन की एक तस्वीर सामने आती है। आखिरकार वेरा एक लड़के को जन्म देती है,
जिससे सभी खुशी से भर जाते हैं। तभी रेड घोस्ट जागकर अपनी राइफल की तरफ बढ़ता है, जिससे उनकी खुशी में खलल पड़ता है। पॉप्स दूसरों से कहता है कि यह जरूर जर्मनों का आना होगा। लेफ्टिनेंट उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहता है। कर्नल कमांडर ब्राउन से पूछता है कि वहाँ कितने रूसी हैं, और जब वह बताता है कि सिर्फ 5 हैं, जबकि उसके साथ कई और सिपाही थे, तो उसका मजाक उड़ाता है। जर्मन बड़ी तोपों से केबिन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। पॉप्स अपने दोस्त कोना से सब कुछ माफ करने के लिए कहता है और उसके लिए छिप जाता है। लेफ्टिनेंट सिपाहियों के काफी करीब आने का इंतजार करता है, फिर उन पर मशीन गन से हमला करता है। ब्रॉन कर्नल से कुछ सिपाही मांगता है और कहता है कि वो खुद ही इसका इंतजाम करेगा। वह अपनी इज्जत बहाल करने का एक मौका मांगता है और कर्नल उसे इजाजत दे देता है। कर्नल और कुछ सिपाही दूर से बम फेंकने के लिए पीछे रह जाते हैं। रेड घोस्ट सिपाहियों को गोली मारता है और बम को कर्नल की तरफ वापस फेंक देता है। फिर वह मरते हुए कर्नल के पास जाता है और उसे गोली मार देता है। पॉप्स कुछ जर्मन सिपाहियों को मारने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि छिपे हुए सिपाहियों में से एक उस पर गोली चला दे और वह लगभग मर जाए। वे केबिन में एक ग्रेनेड फेंकते हैं, लेकिन सार्जेंट और वो बेवकूफ उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं। अचानक लेफ्टिनेंट को गोली लग जाती है और पॉप्स उसकी मदद करने के लिए अपनी जगह छोड़ देता है, लेकिन एक सिपाही उसे गोली मार देता है। कोना भी अपनी छिपने की जगह छोड़ देता है। ब्रॉन उस पर गोली चलाता है और वो वापस अंदर चला जाता है। सार्जेंट देखता है कि एक जर्मन सिपाही घायल लेफ्टिनेंट पर नजर गड़ाए हुए है। वह सिपाही पर हमला करने के लिए दौड़ता है और उसे मारने के बाद वोडका की एक बोतल पाता है। वह लेफ्टिनेंट के जबड़े को वापस उसकी पहली वाली जगह पर मारता है और दर्द के लिए उसे थोड़ी वोडका पिलाता है। इस बीच एक और सिपाही उस केबिन पर ग्रेनेड फेंकता है जहां वेरा और बच्चा है, और उस बेवकूफ पर हमला करना शुरू कर देता है, इससे पहले कि वेरा पीछे से उसे पकड़ ले और उस बेवकूफ को बचा ले। ब्रॉन अचानक कहीं से प्रकट होता है और सार्जेंट पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। रेड घोस्ट भी प्रकट होता है और दोनों अपनी राइफलों से लड़ने लगते हैं। कमांडर ब्रॉन, जो पहले हुई बेइज्जती की वजह से गुस्से से भरा हुआ है, अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। वह रेड घोस्ट को गिरा देता है और उस पर बंदूक तान देता है। रेड घोस्ट कमांडर के पेट में एक लोहे की रॉड घोंपकर उसे मार डालता है और चला जाता है। क्लीन पीछे से रेड घोस्ट पर गोली चलाता है जब वह अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसने पलटकर गोली चलाई। इस भयानक अनुभव के बाद वेरा और वह बेवकूफ कोना को उनके साथ जिंदा देखकर खुश होते हैं। सीन पहले वाले कलाकारों पर बदलता है, सिवाय इसके कि इस बार वे एक कैदी कैंप में हैं। उस आदमी को सामने लाया जाता है और कर्नल उनसे पूछता है कि किसने वहां एक विद्रोही को छिपाया था। उसकी पत्नी चुप रहती है और वह उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ एक कलाकार है, लेकिन कर्नल जानना चाहता है कि उसे किसने छिपाया और क्या कोई रेड घोस्ट के बारे में जानता है। सभी की चुप्पी देखकर कर्नल एक लड़की पर बंदूक तानने का हुक्म देता है और फिर पूछता है। वह आदमी बोलना शुरू करता है और सिपाहियों को जल्दी करने और जितनी तेजी से हो सके एक ट्रक तक पहुंचने के लिए कहता है। वह उन्हें बताता है कि उन्हें वहां उनके 4 बेईमान सिपाही मरे हुए मिलेंगे। उन्हीं ने रेड घोस्ट को ढूंढा था। उसकी पत्नी आंखें बंद कर लेती है, सोचती है कि वे उसे इसके लिए मार डालेंगे। कर्नल इस मजाक पर गुस्सा होता है, लेकिन वो आदमी कहता रहता है कि वो गा भी सकता है और कलाकार यही करते हैं, फासिस्ट नहीं। कर्नल उसे तुरंत गोली मारने का हुक्म देता है, लेकिन खुद ही गोली मार दिया जाता है। अचानक कैदी सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और वे जीत जाते हैं। रेड घोस्ट सिपाहियों की लाशों के पास जाता है और अफसरों के बैज ले लेता है। फिल्म तब खत्म होती है जब रेड घोस्ट कलाकारों से दूर चला जाता है। वह मुड़ता है तो पता चलता है कि कोना ही नया रेड घोस्ट है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।